मित्रों नमस्कार। आज मेरी वार्ता का विषय है जवाहरलाल नेहरू के विकास की अवधारणा का क्रियात्मक स्वरूप। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें उनका जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था, उनका जो थ्योरेटिकली कंसेप्ट था, उनके बारे में मैंने बात की थी। और उस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया गया, उसे मैंने इस वार्ता में सम्मिलित किया है। तो किस तरह से जवाहरलाल नेहरू की जो विकास की अवधारणा थी, उसको क्रियात्मक रूप प्रदान किया गया। तो जैसा हम जानते हैं, भारत आज़ादी के पहले आर्थिक रूप से औपनिवेशिक शोषण का शिकार था, जिसके परिणाम स्वरूप जब हम आज़ाद हुए तो हमारी हालत एक गरीब मुल्क की थी। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो दुनिया का सबसे धनी देश कहा जाने वाला भारत, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत, दरिद्रों का देश बनकर रह गया था। तो नई सरकार आज़ादी के बाद आई। एक तरफ तो आज़ादी को विकास करना था, उसका विस्तार करना था। आज़ादी तो आ गई, बट वो पूरी सोसाइटी के हर आदमी तक वो आज़ादी पहुँचे। तो एक तरफ तो आज़ादी का विस्तार, दूसरी ओर आज़ादी की रक्षा, क्योंकि जो आज़ादी के शत्रु हैं वे कोई हार नहीं माने थे। उनको यहाँ तक भी कल्पना थी कि ये बहुत जल्दी अस्थिर हो सकता है ये देश, और अस्थिर होने की स्थिति में फिर किसी न किसी बाह्य शक्ति को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा। मैं अपनी वार्ता को आगे बढ़ाऊं उसके पहले पुनः एक बार आप लोगों से कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। और न केवल स्वयं करें बल्कि अपने मिलने वालों को, उनको भी इसके लिए प्रेरित करें। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि नेहरू जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस भारत को किस तरह से एक स्वतंत्र देश के रूप में विकसित किया जाए। तो जो नेहरू जी की सोच थी, उसमें उन्होंने सबसे प्रमुख तत्व एक उनका नियोजित अर्थव्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है वो उन्होंने मुख्य रूप से तो सोवियत यूनियन से ही ग्रहण की थी, किंतु अन्य समाजवादी विचारकों और समाजवादी देशों की जो व्यवस्थाएं थी उनके में से भी उन्होंने ये देखा, क्योंकि ये बात नेहरू जी अपने 1931 के कराची सत्र में जब आर्थिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे कांग्रेस के सत्र में, तो उन्होंने उस समय ये मान लिया था और ये सहमति हुई थी कि जो पब्लिक सेक्टर होगा, सरकारी क्षेत्र जो होगा, उसे सबसे अधिक भूमिका भारत के विकास में निभानी होगी। मतलब स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, न केवल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, बल्कि आर्थिक विकास की जिम्मेदारी भी राज्य के साथ ही उन्होंने प्रमुख तौर पर मानी। और अपने जो विकास के, यूँ तो सभी क्षेत्रों में विकास उनका था, लेकिन उन्होंने जो खास बात की नियोजित अर्थव्यवस्था, तो उसका उन्होंने उसके लिए उसे अंजाम देने के लिए प्लानिंग कमीशन की नियुक्ति की। योजना आयोग जिसको हम जानते हैं, ये योजना आयोग 15 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया और इसके प्रधानमंत्री को पदेन अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष को कार्यकारी शक्तियां दी गई, कार्यकारी अधिकार दिए गए, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट की सलाह से करने का प्रावधान रखा गया। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन की कार्यशैली और उसके काम की का मूल्यांकन करने के लिए, या उनको समझिए इंटरवल पर उनको जो है एवेलुएट करने के लिए, उसके ऊपर एक निगरानी के लिए भी एक और बॉडी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये 1952 में अस्तित्व में आई और इसका जो आकार है वो बड़ा था। इसके अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री थे, किंतु इनके इस काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या थी उसमें तमाम प्लानिंग कमीशन के मेंबर, इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कैबिनेट के सदस्य, इनको मिला करके ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। तो इस प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए ये प्लानिंग कमीशन नियुक्त किया। और प्लानिंग कमीशन की ने जो काम किया, उन्होंने एक वर्ष की अवधि लगभग मान लेते हैं हम, तो अप्रैल 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की।
1 अप्रैल 1951 को, जो 31 मार्च 1956 तक चली। तो ये जो है देखा जाए तो प्रारंभिक तौर पर एक एक्सपेरिमेंट, मतलब उसको एक्सपेरिमेंटल रूप में ही इसे आरंभ किया गया था। तो इसमें उस समय जो अपने उद्देश्य बताए थे नियोजित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजना के, तो नेहरू जी ने अपने जगह जगह के भाषणों में अलग अलग समय जो चीज़ें निकल कर के आई, उनमें उनका ये था कि एक तो इस देश का आर्थिक और सामाजिक ढांचा है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। दूसरा, वर्ग विहीन समाज और अवसर की समानता और सहकारी प्रयास, इन 3 चीज़ों की उन्होंने बात की। तो वर्ग विहीन से यहाँ जाति विहीन से नहीं है, बल्कि जो आर्थिक वर्ग हैं, उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग या मध्यम पूंजीपति वर्ग, तो ये जो क्लासेज हैं, इकोनॉमिक क्लासेज, तो उनको तो वर्ग विहीन उसको इस मामले में करने का, और समान अवसर, बिना किसी भेदभाव के सबको समान अवसर मिले। और ये सब जो संभव होगा, ये जो क्लासलेस सोसाइटी का ये सहकारी प्रयासों से, कॉपरेशन से होगा, सभी वर्गों का आपस में सहयोग रहे। तीसरी उन्होंने कही भी जो हमारा नियोजन होगा वो प्रजातांत्रिक नियोजन होगा, इसका मतलब है उपलब्ध सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। इसके अतिरिक्त जो उद्देश्य माना वह देश की संपदा को बढ़ाना है, ताकि देश से गरीब और अमीर की एक तो खाई है उसे कम किया जा सके, और जो जीवन स्तर में भारी निचला स्तर है यहाँ के हिंदुस्तान के निवासियों का, उसे उन्नत किया जाए। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब योजना के रूप में प्रस्तुत हुई, तो उसमें सबसे पहली जो बात रखी थी वो थी कृषि क्षेत्र में संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध और देश की आज़ादी के बाद उत्पन्न स्थिति, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और 47 में देश सीधे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि एक तरफ तो सांप्रदायिक दंगे और उसके बाद भारत का विभाजन, इन दोनों ने भारत को और अधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया। इसलिए उसमें कहा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि द्वितीय विश्व युद्ध और भारत विभाजन से उत्पन्न या उससे जो आर्थिक क्षति हुई है, उस आर्थिक क्षति को किस तरह से उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए, तो आर्थिक पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया। इसके अलावा कृषि विकास में 2 बातें खास तौर पर रखी, क्योंकि नेहरू जी की समझ ये थी कि कृषि जो है ये बेसिक है, क्योंकि एक तरफ तो कृषि हमको खाद्यान्न देती है, क्योंकि जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है उसमें रोटी और कपड़ा है, तो रोटी भी किस खेती देगी और कपड़ा भी जो आप कपास और जूट का जो है उत्पादन करेंगे उससे मिलेगा। यही नहीं, साथ ही प्रॉब्लम और हो गई, जब भारत का विभाजन हुआ तो कई जगह ये हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री दूसरे इलाके में आ गई और जो कॉटन प्रोडक्शन है वो दूसरे इलाकों में चला गया, और जूट के साथ तो बहुत अधिक ही हुआ, क्योंकि जूट प्रोडक्शन जो एरिया था एग्रीकल्चर का वो ईस्टर्न बंगाल में था, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और जूट मिलें जो थी वो वेस्ट बंगाल में थी। तो इस तरीके से जो इम्बैलेंस पैदा हुए उनको भी कृषि के विकास के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। और जब कृषि को प्राथमिकता दी तो उन्होंने सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं को आरंभ करने की बात पहली ही पंचवर्षीय योजना में की। साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन को, जो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो उसके लिए जो ढांचागत विकास है उसमें पहला जोर रेल और रोड लिंक पर और इसके डेवलपमेंट पर इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान दिया गया। इसके अलावा जो संविधान में सामाजिक न्याय के सिद्धांत थे उनके उपाय शुरू करना, उनके मेजर्स किस तरह से आरंभ किए जाएं, वो भी इसी परियोजना का प्रथम पंचवर्षीय योजना का भाग था। तो इसमें बहुत बड़ी राशि नहीं रखी गई थी, केवल सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें 2069 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है सीमित उद्देश्यों के साथ, इसको भारी सफलता मिली और इससे उत्साहित होकर जो है आगे की योजनाएं बनी। भारतवासियों का जो आर्थिक पुनर्निर्माण और नियोजन क्या होता है, इस प्रक्रिया से परिचय इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हुआ।
दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक। तो जो वित्त वर्ष का समय रहता था 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उसी तरह से 1 अप्रैल 1956 से और 31 मार्च 1961 की ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो रखी गई थी राशि वो 4,800 करोड़, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से दोगुनी से भी ज़्यादा थी। इसमें भी कृषि विकास पर ही ध्यान दिया गया, क्योंकि खाद्यान्न की बड़ी समस्या हमारे सामने आ पड़ी थी। और पर्टिकुलरली इसका कारण बहुत सीमा तक, वैसे तो और भी कारण थे, लेकिन भारत का विभाजन भी इसका एक बड़ा कारण था, क्योंकि गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो खास तौर पर पंजाब के क्षेत्र थे और चावल उत्पादक क्षेत्र जो बंगाल के थे वो पाकिस्तान के पास चले गए। तो ये तो एक कारण है, बाकी अन्य कारण भी इसमें रहे। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी बात ये रही, बड़े उद्योगों के विस्तार की बात की गई। और बड़े उद्योग में जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जिस बेसिक इंडस्ट्री के द्वारा दूसरी इंडस्ट्री चलाई जा सकती हैं, उस पर उन्होंने खास ध्यान दिया। और दूसरे ही ये जो पंचवर्षीय योजना है उसी दौरान भारत को सोवियत यूनियन, पश्चिमी जर्मनी और इंग्लैंड के सहयोग से क्रमशः भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने लगाने की शुरुआत इस दौरान हो गई। और उसमें ये था कि जो 1 लाख टन स्टील पैदा हो रही थी उसको 6 लाख टन का टारगेट इसमें रखा गया, क्योंकि नई परियोजनाओं के बनाने के लिए, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए, या जो हाइड्रोलिक पावर स्टेशन बनाने के लिए, इन सब के लिए जो इस्पात की ज़रूरत थी, रेलवे के विस्तार के लिए, तो उसकी आपूर्ति के लिए ये भिलाई में सोवियत यूनियन से, बोकारो में पश्चिमी जर्मनी से और इंग्लैंड से दुर्गापुरा के इस्पात प्लांट्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर में उनकी योजना बनी और उन पर कार्य आरंभ हुआ। इसके अलावा इससे दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया और आय और जो है संपदा, मतलब इनकम एंड वेल्थ, इसके मामले में असमानता जो थी उसको कम करने के प्रयास किए गए। और सबसे बड़ा प्रयोग कृषि में ये किया गया इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग को खास बल दिया गया। और इसका हम परिणाम ये देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही और हम आगे बढ़े। पब्लिक सेक्टर का सृजन हुआ, उसमें रोजगार के सृजन हुए। अब वो एक अलग कहानी है, इस पर हम अलग से बात करेंगे कि पब्लिक सेक्टर का हश्र क्यों हुआ जो आज है, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसके लिए तो बहुत लोग जिम्मेदार हैं, तो वो अलग विषय होगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 से 1966 की रखी गई और इसका जो आवंटन था वो पब्लिक सेक्टर के लिए वो 1,16,000 करोड़ रुपए रखा गया। ये जो है द्वितीय योजना से भी डबल था। और इसमें फिर वही बात रिपीट की गई थी कि खाद्यान्न के मामले में तो आत्मनिर्भरता में प्राप्त करनी है, साथ ही साथ उद्योगों के लिए और निर्यात के लिए भी कृषि का विकास किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। इस्पात और केमिकल, ईंधन, ऊर्जा, मशीन निर्माण जैसे बेसिक उद्योगों को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में खास इस पर जोर दिया गया और ये लक्ष्य तय किया गया कि अगले 10 वर्षों में औद्योगिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। इसके अलावा मानव शक्ति का अधिकतम उपयोग, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को काम दिया जाए और उनको काम पे लगाया जाए विभिन्न माध्यमों से, चाहे सरकारी योजनाओं के तहत लगाएं। और इसके अलावा समान अवसरों का विस्तार की बात को बार बार इसमें रिपीट किया गया। लेकिन ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसकी सफलता उतनी नहीं रही जैसी प्रथम 2 की रही। इसकी असफलता के पीछे जो थोड़े बहुत कारण कह सकते हैं, वो एक तो इस योजना के पूर्ण होने के 2 वर्ष पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। इसके अलावा उनकी मृत्यु के पहले 1962 में एक महंगा युद्ध लड़ा गया चीन के साथ और फिर 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया। तो ये एक ऐसे अवरोधक थे जिनकी वजह से यह योजना अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। किंतु
अब जो 3 ये पंचवर्षीय योजना आई, इसके माध्यम से, या हम कहें नेहरूवादी, जो नेहरू का जो सोच था या नेहरू की विचारधारा के आधार पर, क्योंकि नेहरू केवल एक कांग्रेस के नेता नहीं थे बल्कि वो विचारक हैं, और उनको विचारक के रूप में हम तो मानते ही, हम तो औरों को विचारक मानते हैं, लेकिन वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको विचारक स्वीकार किया गया। और ख़ास तौर पर उन देशों में जो देश उपनिवेशवाद के भुक्तभोगी रहे और जो कभी कॉलोनी थे, बाद में स्वतंत्र हुए, तो जो नवोदित राष्ट्र थे उनमें तो नेहरू को एक अच्छा विचारक माना गया, न केवल आर्थिक क्षेत्र में बल्कि ओवरऑल, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, ये सब कुछ। तो कुल मिलाकर के ये रहा कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था चाहे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक पद्धति पर गतिशील करने में नेहरू के का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अभी भी वो बात अलग है कि नेहरू का जो फाउंडेशन था, जो आधार थे, वो लगातार चलता रहा, लेकिन पहला डेंट उसमें 1986 में हुआ, जब उनकी नीतियों पर आगे सरकार चलने के या तो स्थिति में नहीं थी, या उनकी मानसिक स्थिति नहीं थी, या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ कोई थी, उस पर भी हम अलग से बात करेंगे। उसमें मैंने किताब लिखी हुई है आज़ादी के बाद के भारत पर। तो इसके अलावा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत ये जो पब्लिक सेक्टर और ये सब था, ये भी ध्वस्त होने लगा, और 2014 में आकर तो प्लानिंग कमीशन को ही तिलांजलि दे दी गई। तो कुल मिलाकर के जो नेहरू, जो एक एक विचारक के रूप में जो हमारी एक विरासत थे, उस विरासत को हमने दरकिनार कर दिया। अब ये भी एक अलग चर्चा का विषय है, तो मैं अभी इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजना से आधुनिक अर्थव्यवस्था और समाज का जो इन्होंने डाला है, उसको एक गति मिली और नए युग में भारत का प्रवेश हुआ। क्योंकि जो 200 साल तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंदर था, उसको कुछ वर्षों में ही विश्व स्तर पर पहुंचाना तो संभव नहीं था, किंतु उसे आधुनिकीकरण में, जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, उस मॉडर्नाइजेशन में उनकी भूमिका स्वीकार की जाती है। अब हम अन्य क्षेत्रों में देखें, जैसे हमने पंचवर्षीय योजनाओं में देखा कि कृषि विकास पर बहुत उन्होंने जोर दिया। तो भूमि सुधार, ये जो कृषि विकास है, सबसे प्रथम चीज़ थी भूमि सुधार। भूमि सुधार से मतलब ये था बिचौलियाओं का उन्मूलन किया गया। जागीरदारी, जमींदारी और दूसरी जो भूस्वामित्व के जो वो थे बिचौलिए, उनको 1955 से 60 के बीच में, ये ठीक है राज्यों का विषय था, राज्यों के द्वारा किया गया, लेकिन उनको निर्देशित किया गया 1954-55 में। खास तौर पर सभी राज्यों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे जो हैं अपने अपने राज्यों में भूमि सुधार के कानून लागू करें, क्योंकि पहले जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था थी, प्रांत तो बाद में बनी गए थे, किंतु मूल रूप से केंद्र की तरफ से सारे आयोजन, वो जो है, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे रेतवाड़ी सेटलमेंट हो, चाहे महलवाड़ी सेटलमेंट हो, और उसके बाद के भी सेटलमेंट, वो सेंट्रल ने के एक तरह से कब्जे में रहे। किंतु केंद्र सरकार ने इसमें जो है 1955 से 60 के बीच में राज्यों को सहयोग भी किया कि किस तरह से इन बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। तो वो नेहरू जी मानते थे बिचौलिया किसान और सरकार के बीच में तो कड़ी है, अच्छी बात है, किंतु वे कृषि के विकास में अवरोधक हैं। किसान मतलब फ्रीली अपना काम नहीं कर पाता है, तो किसानों को भूमि का पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, 1959 में कृषि भूमि हदबंदी की शुरुआत भी की गई। लैंड सीलिंग एक्ट पारित हुए जगह जगह, और लैंड सीलिंग के आधार अलग अलग रखे गए, किंतु उसको पूरी तरह तो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने अलग अलग रास्ते निकाल लिए, बेनामी संपत्तियां ट्रांसफ़र कर दी। वो तो इस तरह से क्या है, लेकिन कृषि सुधार का पहला था कि संस्थागत सुधार, वो था लैंड रिफॉर्म्स। इसके बाद बिजली सिंचाई परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजनाएं, इन पर जोर दिया गया। कृषि के आधुनिक तरीकों पर जोर दिया गया। खाद और बीज जो परंपरागत तरीके से हम यूज कर रहे थे, परंपरागत तरीके से जो खेती कर रहे थे, उससे उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने, उनकी समझ थी कि वैसे तो अधिक से अधिक जैविक खादों का ही उपयोग किया जाए, लेकिन हम जो है सावधानी पूर्वक रासायनिक खादों का उपयोग भी कर सकते हैं। उसमें अगर ज़्यादा समझदारी ना दिखाई, सावधानी नहीं बरती, तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो
बीज और खाद का गांवों तक उचित प्रबंधन को भी विशेष जोर दिया गया। साथ ही साथ कृषि जोतों के विस्तार पर जोर दिया गया कि जो ऐसी भूमि पड़ी हुई है जिस पर खेती हो सकती है तो उसको अंडर कल्टीवेशन लाया जाए ताकि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सहकारी खेती तो इनका बहुत बड़ा सपना था ही, और सहकारी खेती जो थी उनमें ये सोच थी कि जो छोटी छोटी जोतें हैं तो छोटी छोटी जोतों के मालिक अलग अलग एफर्ट करते हैं तो उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। अगर वो जॉइंट होकर के काम करेंगे तो जैसे 4 बीघा का आदमी है वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता, लेकिन 4 बीघा वाले 4-5 इकट्ठे हो गए तो 20 बीघा वाला ट्रैक्टर ले सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से तमाम इक्विपमेंट्स, बीज, खाद आदि उनको प्राथमिकता भी दी गई। तो सहकारी खेती जो करेंगे उन्हें ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनमें सब्सिडी भी दी गई। तो इस तरह से सहकारी खेती को इन्होंने ध्यान दिया। साथ ही साथ ग्रामीण विकास के लिए पहला कार्यक्रम नेहरू जी के ही सामने 1955 में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको CDP के नाम से जानते थे, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था उसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं उसमें कृषि और ग्रामीण विकास की पर जोर दिया गया, जिसमें गांव के कुटीर उद्योग, दस्तकार, इन सबको भी सहायता दी जाने लगी। तो 1957 तक मतलब 2 साल की अवधि में ही लगभग 2,20,000, टोटल गांव 7 लाख के ऊपर माने जाते हैं, तो 2,20,000 गाँवों में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हो गया। इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खादी विकास और ये कुटीर उद्योग, कृषि विकास, साथ ही साथ प्रत्येक जो यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और भी जो है ये जो है सुविधाएं विकसित करने की बात की। और ये तक हमारा उद्देश्य यहाँ गाँवों में केवल जो है उनका विकास नहीं करना है, बल्कि गाँवों से हमें अच्छे मानव मतलब हमें तैयार करने हैं, मतलब गुड ह्यूमन बीइंग, वी वांट टू प्रोड्यूस गुड ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द विलेजेस। ये नेहरू जी की अपनी एक विशेषता थी। इसके बाद उनका एक कंसेप्ट था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, जो उन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक व्यवस्था उन्होंने अपनी गढ़ी थी, उसी के अनुकूल मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था से सीधा तात्पर्य था निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, जिसे हम सरकारी क्षेत्र कह सकते हैं। तो ये 2 क्षेत्र तो मुख्य तौर पर थे। सहकारी को भी उधर ही लेके जाएंगे, वो भी सरकारी में जाएगा। तो 2 मुख्य हुए, निजी और सार्वजनिक। तो उन्होंने ये कहा कि निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अंतर्विरोध नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी समझ ये थी कि जो बड़े कारखाने हैं वे पब्लिक सेक्टर में ही लगें, और क्यों वो इसलिए भी लगें कि गवर्नमेंट अपने स्तर पर, चाहे वो बाहर से ही पैसा ले, टेक्नोलॉजी ले, जो भी मोबिलाइजेशन करेगी, वो इतने बड़े जहाँ पे कुछ है नहीं वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट को लेना किसी इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट के भी क्षमता के बाहर ही था। तो उनका ये था कि भाई ये जो हम पब्लिक सेक्टर डेवलप कर रहे हैं इसमें बेसिक इंडस्ट्री को लेंगे जो कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेगी। और जो बेसिक इंडस्ट्री से उनका तात्पर्य है जिसमें पावर जनरेशन है, ऊर्जा है, और ये ऑयल है, गैस है, इनका उत्पादन, इसके अलावा ये आयरन, स्टील, हैवी जो मशीन्स हैं उन सब के उत्पादन, और मशीन निर्माण का के कारखाने जिनके की मशीन बनाई जा सके, जो मशीन निजी उद्योगों में काम आ सकें। तो इस तरह से उनकी समझ ये थी कि इनके बीच में कोई मौलिक अंतर्विरोध नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी था कि भाई जो विषय है, हम प्राइवेट सेक्टर में जैसे आपका कंज्यूमर गुड्स हैं, कपड़ा है, रोटी है, कॉस्मेटिक्स हैं, तेल हैं, साबुन हैं, तो ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें प्राइवेट से जूते बनाना है, प्राइवेट सेक्टर है, जूते, छाते जो भी बनाए। लेकिन ये जो दूसरा क्षेत्र है बेसिक इंडस्ट्री वाला, उसमें सरकार को ही स्थान दिया जाएगा। और वे जो बेसिक इंडस्ट्री हैं अगर वो विकसित होती हैं तो उससे निश्चित तौर पर जो है जो निजी क्षेत्र है उसको लाभ होगा। साथ ही साथ यहाँ पे खास बात उन्होंने इस बात के लिए ताकीद भी किया, इसका पालन भी किया कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इसमें किसी प्रकार, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी, इसमें दोनों ही क्षेत्र, सहकारी और ये जो आपका खासतौर पर कुटीर उद्योग का क्षेत्र, खासतौर पर
कुटीर उद्योग को क्षति ना पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाएगा। तो कुटीर उद्योग के बारे में फिर आगे उनकी समझ ये थी, क्योंकि जो कृषि उत्पादन के बाद जो उनकी मुख्य बात थी उसमें था कि भाई कृषि से तो हम अधिक से अधिक जो लाभ तभी ले सकेंगे जब ये हम तमाम डेवलपमेंट करेंगे। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे को, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र एक दूसरे के मददगार होकर के और एक दूसरे के पूरक होकर के काम करें, तभी हमको वांछित फल मिलेंगे। लेकिन ये भी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, लेकिन 60s के आसपास जाते जाते और नेहरू जी के बाद कुछ और जैसे क्षेत्र थे सॉफ्ट क्षेत्र, उसमें भी ये जो है पब्लिक सेक्टर आ गया। खासतौर रेल तो पहले से था ही पब्लिक सेक्टर में, लेकिन रोड जो है, रोडवेज खासतौर पर जो बस ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें सभी राज्यों में अपने अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बने और बसों का निजीकरण खत्म करके और वो सरकारीकरण कर दिया गया। तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें इस सब की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम जब बेसिक की बात कर रहे थे तो बेसिक वो नहीं था। बेसिक रोड्स डेवलप करना बेसिक है, लेकिन उस पर बस चलाना कोई उसमें नहीं था। लेकिन और लाइबिलिटीज जो है स्टेट को बढ़ती चली गई। उद्योगों के बारे में नेहरू जी की समझ थी कि भाई जो उद्योग हैं वो बड़े उद्योग होने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ औद्योगिक विकास की। पहले मैंने कृषि विकास की बात की, फिर मिश्रित व्यवस्था बताई। अब जो है औद्योगिक विकास, ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इसमें ये रहा कि नेहरू जी जो थे वो भारी औद्योगिक विकास के समर्थक रहे, किंतु गांधीवादी जो विचारधारा थी, जो कुटीर उद्योगों के विकास पर बल देते थे, ये एक अंतर्विरोध था। तो कांग्रेस में भी इस तरह का अंतर्विरोध सामने आया। तो नेहरू जी की बात की समझ ये थी, उन्होंने ये कहा कि गांधी जी ने, वैसे हम गांधी जी को पढ़ें तो गांधी जी ने यही कहा कि भाई हर क्षेत्र में मशीन लाना जरूरी नहीं है। जो काम मानव श्रम से, पशु श्रम से हो सकता है, उससे हम ये नहीं चाहते कि जो मशीन है वो आदमी को रिप्लेस करें। ये तो एक पाप है कि आदमी की जगह मशीन काम करने लगे, तो इसलिए आदमी की जो आदमियत है वही कैसे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन क्षेत्रों में ज़रूरत है वहाँ भारी उद्योग लगाए जा सकते हैं। तो नेहरू जी ने ये व्याख्या गांधी जी के अनेक भाषणों के आधार पर निकाले और उन्होंने ये कहा कि गांधी जी की समझ ये थी कि कुछ लोगों के हाथ में संपदा और शक्ति सीमित करने के लिए मशीनों का उपयोग वे पाप मानते थे। वो कहते थे कि आवश्यकता के हिसाब से बड़ी मशीन लगाई जा सकती हैं, लेकिन मतलब बड़े पैमाने पर और भारी उद्योग लगाए जा सकते हैं अपने राष्ट्र की आवश्यकता के हिसाब से। तो उसमें उनकी दो शर्तें थी कि बशर्ते कि इनका स्वामित्व राज्य के पास रहे, ताकि कोई एक व्यक्ति इनको अपने हाथ में संगठित करके फिर आदमी का शोषण न करने लगे। तो कुल मिला के तो वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, और वो अब तो सारा परिदृश्य बदल चुका है। तो किसी प्रकार से, और साथ ही कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप ना हो, तो गांधी जी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। इसके अलावा उनकी समझ ये थी कि वह जो कुटीर उद्योग हैं वो केवल गुजारे का साधन हो सकते हैं, लेकिन वे सशक्त राष्ट्र के विकास में का आधार नहीं हो सकते, मतलब बेसिक नहीं हो सकते। दूसरी बात ये थी कि भाई जो आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी की रक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो आक्रामक तरीका रहा है, उनकी जो आक्रामक प्रवृत्तियां हैं, उनको हम तभी रोक पाएंगे जब हम भी सैनिक तौर पर सक्षम हों। तो जो सैनिक साजो सामान है वो बड़े उद्योगों से ही तो बनेगा, वो कुटीर उद्योगों में तो आप तोप नहीं बना सकते। मतलब इस स्तर पर कुटीर उद्योग में सब कुछ बन सकता है, लेकिन जिस स्तर पर हमारी रिक्वायरमेंट है वो इट कैन नॉट बी कैटर बाय द कॉटेज इंडस्ट्री। तो स्वतंत्र राष्ट्र को अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए भी और राजनीतिक आज़ादी बनाए रखने के लिए सक्षम होना जरूरी है, क्योंकि नेहरू ये बात भली बात समझते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी साम्राज्यवाद का अंत नहीं हुआ है, बल्कि नव साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति आरंभ हो चुकी है। और ये धीरे धीरे सबसे पहले जो सॉफ्ट टारगेट हैं ये वही देश बनेंगे जो देश पूर्व में विकसित देशों के उपनिवेश रहे हैं, और भारत भी उनके निशाने पर था। तो लगातार तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से कारपोरेट और नव साम्राज्यवादी शक्तियाँ आज भारत में पुनः हावी हो गई हैं, और हम अपनी रिक्वायरमेंट कितनी आत्मनिर्भर हुए हैं आज भी हमको बहुत बड़ी
जो साजो सामान हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नेहरू जी की बात जो मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि आधुनिक तकनीक के बिना ना तो गरीबी उन्मूलन हो सकता, ना जीवन स्तर में सुधार हो सकता है। इसके अलावा जो मौलिक आवश्यकता है भारतीय उद्योगों की, तो जो खासतौर पर भारतीय जो अभियांत्रिकी, मशीन बनाने के उद्योग, साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इस पर भी उन्होंने औद्योगिक जो नीति थी उसमें जोर दिया। और 4 मार्च 1958 का कांग्रेस का सरकार, नेहरू जी की सरकार का साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन, विज्ञान नीति संकल्प जारी हुआ। इस विज्ञान नीति संकल्प ने आईआईटीज और अन्य संस्थानों के स्थापना का मार्ग तो प्रशस्त किया ही, साथ ही साथ विज्ञान और तकनीकी शिक्षा जो है इसका बहुत तीव्र गति से विकास हुआ। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपने 1950 से लेकर के और 64 के बीच में जो उसके पहले जो उनके कंसेप्ट थे, उनके अनुकूल ही उन्होंने ये सब लागू किया। और नेहरू जी ये बात हमेशा कहते थे जब समाजवाद की किसी बात करते, और इवन ये जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें हर बार ये कहते थे कि ये पंचवर्षीय योजना कोई रिजिड नहीं है, यदि इस योजना के दौरान हमें कहीं कोई परिवर्तन करना पड़ेगा तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, हमें कोई नए क्षेत्र में काम करना होगा तो कर सकते हैं। तो बंधन नहीं है कि भाई ये लाइन तय कर दिया इसी के दौरान काम करना है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि उसकी भी समय समय पर बैठक होती रहे और वहाँ से ये पता चलता रहे कि भाई नई रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और यही नहीं, नेहरू एक और काम किया करते थे, वे जो है लगातार हम देखते हैं कि 1952 के बाद से ही लगातार हर 15 दिन पर मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र लिखते थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र जाते थे और उनमें अनेक राज्यों की जो स्पेसिफिक कंडीशंस थी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी, उनको वो एड्रेस किया करते थे। तो इस तरह से वे अपने स्तर पर भी जो उनका अपना ब्रेन चाइल्ड था, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जो एजुकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तमाम नदी घाटी परियोजनाएं, स्टील प्रोडक्शन, तो उनका वो व्यक्तिगत तौर पर उनका निरीक्षण। और तो यूँ तो नेहरू जी का जो है हरियाणा थिरक अथाकरंता टाइप ही है, उनका इतना बड़ा कम कार्यकाल कम था, किंतु उनका जो विस्तार था वो बहुत अधिक था। लेकिन हमने उस विरासत को, मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के नहीं कह रहा, इवन जो पार्टी उनके विरासत के हकदार बनते हैं, उन्होंने भी नेहरू जी के विचारों को आगे नहीं बढ़ाया। उनकी जो अवधारणाएं थी आर्थिक विकास की, उनको एकदम उनका पटापेक्ष कर दिया। तो ये और बाद वाले तो ये होता ही रहा। तो यूँ करके नेहरू ने अभी भी ऐसा नहीं है, तमाम परिवर्तनों के बाद भी जो फंडामेंटल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, स्टिल दे आर नेहरूवियन, ना चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी। और जो उन्होंने अपने आर्थिक विकास और तमाम गवर्नेंस और पॉलिटिकल कार्यक्रम को जो ह्यूमन फेस दिया था, दैट ह्यूमन फेस आज भी रिक्वायर्ड है। जो वो बात अलग है, अब ज़्यादातर राजनीतिक विमर्श में जो मानव चेहरा है वो बाहर होता जा रहा है, किंतु अभी भी वो चेहरा मौजूद है। धन्यवाद, नमस्कार।